हेलो दोस्तों, आई एम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK तीसरा। आज हम एक नए टॉपिक आरक्षण को लेकर के आए हैं, जो कि इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण को लेकर के विवाद है कि आखिर SC ST को जो आरक्षण मिलता है उसमें जो आरक्षण का लाभ ले चुकी हैं जो जातियां, उनको आरक्षण में रखा जाए या बाहर किया जाए। तो हम सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन व्यवस्था नहीं है। आरक्षण भारतीय समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक के आधार पर दिया गया था। तो इसमें हम आरक्षण के बारे में बात करेंगे, जो आरक्षण विरोधी तर्कों का न्याय संगत, वैज्ञानिक और कानूनी जवाब इसमें शामिल है। तो पहले हम लोग आरक्षण के बारे में जानेंगे। तो जन्मगत कारणों से जन्म के आधार पर शक्ति के स्रोतों, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक से वंचित किए गए समाज को कानूनन शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी दिलाना ही आरक्षण है। आरक्षण न भीख है, न दान है, न अनुदान है और न सुविधा है, न सुरक्षा है। यह वर्षों से छीनी गई हमारी आज़ादी, हमारे मान सम्मान, हमारी संस्कृति, हमारे समृद्ध इतिहास, हमारी गरिमा और हमारे स्वाभिमान को 3500 वर्षों तक धर्म के नाम पर कुचलते रहने के बदले में तय किए गए छोटे से मुआवजे की एक छोटी सी किस्त है। अप्राकृतिक रूप से जन्म हुए, जैसे ब्राह्मण के मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य उदर से, लोग असमानता पर आधारित अपनी सड़ी हुई धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था खत्म कर देंगे तब तक आरक्षण तब तक हम आरक्षण खत्म नहीं कर देंगे, नहीं करेंगे। तो ये अपनी सड़ी हुई धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था खत्म कर देंगे तब तक हम आरक्षण खत्म कर देंगे। अब है टॉपिक क्यों आरक्षण का आधार गरीबी नहीं होना चाहिए, जो इस समय 7 बेंचों के सुप्रीम कोर्ट में जजों के बीच ये बहस है। तो आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। गरीबी की आर्थिक वंचना दूर करने हेतु सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, और अगर चाहे तो सरकार इन निर्धनों के लिए और भी कई कार्यक्रम चला सकती है। परंतु आरक्षण हजारों सालों से सत्ता एवं संसाधनों से वंचित किए गए समाज के स्वप्रतिनिधित्व की प्रक्रिया है। प्रतिनिधित्व या रिप्रेजेंटेशन प्रदान करने हेतु संविधान की धारा 16(4) तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330, 332 एवं 335 के तहत कुछ जाति विशेष को दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों का कहना है कि यदि SC ST में जो संविधान आरक्षण का लाभ लेकर के अगर IAS बन जाते हैं तो क्या उन्हें आरक्षण लेना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। तो चूँकि आप जानते हैं कि भारतीय समाज जातियों में बटा पड़ा है, तो अगर ये मेरा मानना है और कि आरक्षण से अगर कोई SC ST का कोई कैंडिडेट अगर IAS बन जाता है तो वो आर्थिक स्थिति से सुदृढ़ हो जाता है, लेकिन क्या उसे समाज में वो मान सम्मान मिल पाता है जो एक आम उच्च वर्ग के लोगों को मिलता है। जैसे कि अभी जो हाल ही में भारत रत्न
जिनको घोषित करने की मांग उठ रही है, कर्पूरी ठाकुर जी को। कहा जाता है कि जब वो मुख्यमंत्री बिहार के बने तो चूँकि वो नाई समाज से आते थे, उनके पिताजी एक सामंत की सेविंग कर रहे थे, तो लेट हो गया कुछ कारण से, तो उनको चप्पल मतलब उनको मार दिया गया। तो कर्पूरी ठाकुर जी को जब ये पता चला तो जब आए तो कहे कि अगर कोई गलती हुई है तो दीजिए, हम बना देते हैं। तो ये हम समाज में कितने भी बड़े पद पा जाएं आरक्षण से, लेकिन इस समाज में जो रूढ़िवादी लोग हैं वो सम्मान नहीं दे पाते हैं। यानी कि वो आप कितने भी बड़े अधिकारी बन जाएं, वो आपके जाति के नाम से ही आपके दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण को देखते हैं। तो ये मायने ही नहीं रखता है। आज भी लोग अपने जाति को छोड़ने से मना कर रहे हैं। मतलब समाज में आप कितने भी धनवान हो जाएं, आपकी पहचान आपके जाति से ही होती है। तो हमें नहीं लगता कि आरक्षण से अगर कोई IAS अधिकारी बन जाता है तो वो समाज में वो सारा सम्मान पाता है जैसे अन्य सवर्ण समाज के लोग पाते हैं। तो अब है अगला, आरक्षण से अयोग्य व्यक्ति आगे आते हैं। लोगों का मानना है कि आरक्षण से व्यवस्थाएं कमज़ोर हो जाती हैं और अयोग्य लोग आते हैं, तो ये इसके लिए है। तो योग्यता कुछ और नहीं, परीक्षा के प्राप्त अंक के प्रतिशत को कहते हैं। जहां प्राप्तांक के साथ साक्षात्कार होता है, वहां प्राप्तांकों के साथ आपकी भाषा एवं व्यवहार को भी योग्यता का मापदंड मान लिया जाता है। अर्थात अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के छात्र ने उसी परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और सामान्य जाति के किसी छात्र ने 62% अंक प्राप्त किए तो अनुसूचित जाति का छात्र अयोग्य है और सामान्य जाति का योग्य है। आप सभी जानते हैं कि परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत एवं भाषा ज्ञान और व्यवहार के आधार पर योग्यता की अवधारणा नियमित की गई है, जो कि अत्यंत त्रुटिपूर्ण और अतार्किक है। यह स्थापित सत्य है कि किसी भी परीक्षा में अनेक आधारों पर प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे किसी छात्र के पास सरकारी स्कूल था और उसके शिक्षक वहाँ नहीं आते थे, और आते भी थे तो सिर्फ एक शिक्षक पूरे विद्यालय के लिए, जैसा कि प्राथमिक विद्यालयों का हाल है। उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उसके पास किताब नहीं था, उस छात्र के पास न ही इतने पैसे थे कि वह ट्यूशन लगा सके। ट्यूशन से आने के बाद घर का काम भी करना पड़ता है। स्कूल से आने के बाद घर का काम भी करना पड़ता है। उसके दोस्तों में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था। अगर वह मास्टर से पूछता तो उत्तर की बजाय उसे डांट मिलती आदि। ऐसे शैक्षणिक परिवेश में अगर उसके परीक्षा के नंबरों की तुलना कॉन्वेंट में पढ़ने वाले छात्रों से की जाएगी तो क्या वह तार्किक होगा? इस सवर्ण समाज के बच्चे के पास शिक्षा की पीढ़ियों की विरासत है, पूरी की पूरी सांस्कृतिक पूंजी, अच्छा स्कूल, अच्छे मास्टर, अच्छी किताबें, पढ़े लिखे माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नातेदार, पड़ोस, दोस्त, मोहल्ला। स्कूल आने के बाद ट्यूशन या माँ बाप को बढ़ाने में सहयोग। क्या ऐसे दो विपरीत परिवेश वाले छात्रों के मध्य परीक्षा में प्राप्तांक योग्यता का निर्धारण कर सकते हैं? क्या ऐसे दो विपरीत परिवेश वाले छात्रों में भाषा एवं व्यवहार की तुलना की जा सकती है? यह तो लाजमी है कि सवर्ण समाज के कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे की परीक्षा में प्राप्तांक एवं भाषा के आधार पर योग्यता का निर्धारण अतार्किक एवं अवैज्ञानिक नहीं तो और क्या है। अब है, आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण से जातिवाद बढ़ रहा है, जो बिल्कुल गलत है। भारतीय समाज एक श्रेणीबद्ध समाज है जो 6000 जातियों में बटा है
और यह 6000 जातियां लगभग 2500 वर्षों से मौजूद हैं। इस श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था के कारण अनेक समूहों जैसे मूल निवासी, जिसे ब्राह्मणीवादी दलित कहते हैं, आदिवासी एवं पिछड़े समाज को सत्ता एवं संसाधनों से दूर रखा गया और इसको धार्मिक व्यवस्था घोषित किया गया और अस्थायित्व प्रदान कर दिया गया। इस हजारों वर्षों पुरानी श्रेणीबद्ध सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने के लिए एवं सभी समाज को बराबर बराबर का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु संविधान में कुछ जाति विशेष को आरक्षण दिया गया है। इस प्रतिनिधित्व से यह सुनिश्चित करने की चेष्टा की गई है कि वह अपने हक की लड़ाई एवं अपने समाज की भलाई एवं बनने वाली नीतियों को सुनिश्चित कर सकें। अतः यह बात साफ हो जाती है कि जातियां एवं जातिवाद भारतीय समाज में पहले से ही विद्यमान था। अब है अगला टॉपिक, आरक्षण ने ही जातिवाद को जिंदा रखा। प्रतिनिधित्व या आरक्षण इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए लाया गया है, न कि इसने जाति और जातिवाद को जन्म दिया है। तो जाति पहले से ही विद्यमान थी और आरक्षण बाद में आया है। अगर आरक्षण जातिवाद को बढ़ावा देता है तो सवर्ण द्वारा स्थापित समान जातीय विवाह, समान जातीय दोस्ती एवं रिश्तेदारी क्या करता है? वैसे भी 140 करोड़ की आबादी में एक समय में केवल 50 या 60 लाख लोगों ने नौकरी में आरक्षण 30 या लाख या उससे अधिक नौकरी में आरक्षण मिलने की व्यवस्था है। बाकी लोगों से सवर्ण समाज आंतरिक संबंध क्यों नहीं स्थापित कर पाता है? अतः बात फिर से प्रमाणित होती है कि आरक्षण जाति और जातिवाद लोगों की मानसिकता से पहले से ही विद्यमान है। आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। लोगों में ये भी भ्रांतियाँ हैं कि आरक्षण मात्र 10 साल के लिए था। तो उसका ये है कि प्रायः श्रवण बुद्धिजीवी एवं मीडिया कर्मी फैलाते हैं कि आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए है। जब उनसे पूछा जाता है कि आखिरकार कौन सा आरक्षण 10 वर्षों के लिए है, तो मुंह से आवाज़ नहीं आती है। इस संदर्भ में केवल इतना जानना चाहिए कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के राजनैतिक आरक्षण तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में निहित है। उसकी आयु और उसका समय सीमा 10 वर्ष निर्धारित की गई थी। नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं की गई थी। नेक्स्ट, आरक्षण के माध्यम से सवर्ण समाज की वर्तमान पीढ़ी को दंड दिया जा रहा है। आज भी सवर्ण पीढ़ी अक्सर यह प्रश्न पूछती है कि हमारे पुरखों के अन्याय, अत्याचार, क्रूरता, छल कपटता, धूर्तता आदि की सजा आप वर्तमान पीढ़ी को क्यों दे रहे हैं? इस संदर्भ में मूलवासी युवाओं का मानना है कि आज की सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी अपनी ऐतिहासिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पूंजी का किसी न किसी रूप में लाभ उठा रही है। वे अपने पूर्वजों के स्थापित किए गए वर्चस्व एवं ऐश्वर्य को अपनी जाति के उपनाम, अपने सामाजिक मूल्यों एवं मापदंडों, अपने तीज त्योहारों, नायिकाओं, अपनी परंपराओं एवं भाषा और पूरी की पूरी ऐतिहासिकता का उपयोग कर रहे हैं। क्या सवर्ण समाज की युवा पीढ़ी अपने सामंती सरोकारों और सवर्ण वर्चस्व को त्यागने हेतु कोई पहल कर रही है? कोई आंदोलन या अनशन कर रही है? कितने धनवान युवाओं ने अपनी पैतृक संपत्ति को मूल निवासियों, ओबीसी, एससी, एसटी के उत्थान के लिए लगा दिया है, या फिर मूल निवासियों के साथ ही सरकारी स्कूल में ही रहकर पढ़ाई करने की पहल की है? जब तक ये युवा स्थापित मूल्यों की संरचना कायम
करने की पहल नहीं करते तब तक मूल्यवासी समाज उनको भी उतना ही दोषी मानता रहेगा जितना कि उनके पूर्वजों को। तो ये था आरक्षण पर कुछ संक्षिप्त तार्किक उत्तर। और आज के टॉपिक में बस इतना है। जय संविधान, जय विज्ञान।